आईपीएल खेलने के लिए, और ये हमारा 5th लेसन है। और इस इंटेंस प्रीलिम्स लीग में आप सब जानते हैं कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का क्रैश कोर्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं, और हमारी जो पूरी टीम है आईपीएल खेलने के लिए आपके साथ कंटिन्यू कर रही है। यह बैच 14 फरवरी से स्टार्ट है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमी, आईआर और सीसेट, ये सारे के सारे पार्ट जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे कोर्सेस आपको यहाँ क्रैश कोर्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लेसन नंबर 5 है, जहाँ पर मैं साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं उनकी यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए एक्सपेक्टेड हैं। दिस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रेरी। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एनवायरमेंट। आई हैव डन माई PhD IIT दिल्ली। एक इंस्टीट्यूशन है, डायरेक्टर हूँ मैं वहाँ का, दैट इज़ पूर्वांचल IAS गोरखपुर, फॉर योर फेस टू फेस क्लासेस। पिछले 19 ईयर्स से आई एम टेकिंग योर क्लास इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन सिविल सर्विसेज अंडर माई गाइडेंस। 2 किताबें हैं मेरी जो मैग्रा हिल पर पब्लिश होती हैं, एक साइंस एंड टेक और दूसरा इन्वायरमेंट, जो कि हाईली पॉपुलर बुक है, हाईली सेलिंग बुक में भी है इस टाइम। सो ये पूरा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ दे रहा हूँ, जहाँ से जाकर आप सीधा ये PDF ले सकते हैं। फिलहाल क्रैश कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा PDF की ज़रूरत है नहीं। लेसन 3 में थोड़ा सा ज़रूरत थी, जिसका एक फ्लो चार्ट था। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने खुद यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाई हैं, और कोशिश की है कि आपको ऐसी फीलिंग देने के लिए कि मैं आपके सामने बोर्ड पे क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप मेरे सामने बैठकर अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। ओके, सो PDF और इसके अलावा जो लिंक है टेलीग्राम पे, मेरे पिक्चर जो लेसन्स होते हैं उन सारे लिंक्स के लिए आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi2010 पर, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, और प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। ओके, स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। स्पेशल क्लासेस में साइंस एंड टेक, स्पेशल क्लासेस में बायोलॉजी पार्ट चल रहा है, जहाँ पर मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी करा रहा हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में जुड़कर आप मेरे साथ फ्री में बायोलॉजी का पूरा सेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप रवि UPSC_unacademy पर मेरे साथ जुड़े रहें। कभी भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो रवि UPSC कोड को यूज़ करें। यहाँ पर यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% फीस डिस्काउंट। दिस अ बेस्ट एजुकेटर ऑफ UPSC, स्पेशली इंडिया में जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको अनअकैडमी पर अब लाइव क्लासेस लेते हुए दिख जाएंगे। और इनमें से ऐसा कोई भी एजुकेटर नहीं है जिसे आप नहीं जानते, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या किसी ना किसी टीचर के संपर्क में रहे हैं। मैं आपको यहाँ डॉक्टर रवि अग्ररी आपको साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की क्लास लेते हुए मिल जाऊंगा। इनसे तकरीबन 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो दीज सब्जेक्ट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड रोल इन योर एग्जामिनेशंस। ये आपको काफ़ी हद तक प्रीलिम्स के लिए सफलता दिलाने में मदद करेंगे। अनअकैडमी पर इस समय आपके लिए 25 फरवरी तक का एक ऑफर है। अगर इस समय आप कोर्स लेते हैं, चाहे वो आप कोई भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें, या प्लस कॉम्बो या फिर आइकॉनिक कॉम्बो, तो यहाँ पर आपको 5000 और 10,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। आपको बस कोर्स लेते समय रवि UPSC कोड को यूज़ करना है। ये वैलिडिटी जो है 25 फरवरी तक वैलिड है, तो बिफोर टाइम, मतलब इस टाइम को एक्सपायर होने के पहले आप इस कोर्स को ले लें। क्रैक UPSC आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जो 23 फरवरी तक आपके लिए वैलिड है। यहाँ पर आपको 50% तक आपको फीस रिबेट दिया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको फीस में 50% रिबेट है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, रवि UPSC कोड को आपको यूज़ करना होगा। GS CSAT पे यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही है। पूरी की पूरी इस टेस्ट सीरीज में जो 50% आपको ऑफ दिया जा रहा है, और सबसे बेहतरीन इसमें आपको लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स भी दिया जाता है। लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपको ये समझने का मौका मिल जाता है कि आपका परफॉर्मेंस किस रेट से बदल रहा है, यानी किस रेट से आपकी प्रिपरेशन से जो चल रही है। और यहाँ पर आपके पूरे के पूरे आंसर्स की डेप्थ एनालिसिस होती है, और वीडियो सोल्यूशन के साथ पूरी की पूरी एनालिसिस आपको दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर अल्ट्रा कॉम्बैट है जो प्रीलिम्स 2022 को लेकर यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप और रिवार्ड्स दिए जाते हैं। 27 फरवरी को ठीक 11 बजे, भूलिएगा नहीं, इस टेस्ट को देने जरूर आइएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें काफ़ी स्कॉलरशिप्स और रिवार्ड्स भी हैं। कभी भी आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते समय इस कोड को ज़रूर यूज़ करेंगे। आइए बात करते हैं लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 पर हम साइंस एंड टेक के क्रैश कोर्स में मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पहले फिर आपको शुरुआत में बता दूँ, टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आपको साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन में पढ़ने हैं। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, यहाँ फिर बताता हूँ, टोटल 11 चैप्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। इन्हीं 11 चैप्टर से जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। इवन साइंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो 90% आपके क्वेश्चन इन्हीं 11 चैप्टर से आते हैं। यानी UPSC में जनरली टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा है, जबकि आप सब जानते हैं कि साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आती है। बायोलॉजी के लिए फिर आपसे कह रहा हूँ कि स्पेशल क्लासेस में जाकर आप निःशुल्क मेरे साथ, जो मैंने आपको लिंक बोला है टेलीग्राम का, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ आज आपको हमेशा आपको बायोलॉजी के सेशंस वगैरह आपको दिख जाएंगे।
ओके जिसकी लाइव क्लासेस मैं आपके साथ लेता हूँ। टोटल कौन से 11 चैप्टर्स है जिनके साथ आप सबको यूपीएससी की तैयारी करनी, स्पेशली साइंस में। तो पहला चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सातवां है एआई रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आठवां है पार्टिकल फिजिक्स, नौवां है बायोटेक्नोलॉजी, 10वां है हेल्थ एंड डिजीज और 11वां चैप्टर है मिसलेनियस टॉपिक। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ प्लस पे क्लासेस किए उन्हें पता है मैंने 11 चैप्टर्स आपके साथ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस किए हैं विथ यूपीएससी क्वेश्चन पेपर। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कुछ और रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए। मैंने आपको कहा था स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, तो आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना है, ऑर्बिट कंसेप्ट के बारे में जानना है, सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल के बारे में जानना है, जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे थोड़ी चर्चा आपको जानी चाहिए, जीपीएस के बारे में जानना है। जीपीएस में एक तो इंडिया के अपने रीजनल जीपीएस और दुनिया के जो ग्लोबल जीपीएस हैं, स्पेस मिशन ऑफ इंडिया में किसकी बात होती है, इंटरनेशनल स्पेस मिशन। ये इतने टॉपिक्स हैं जिस पे आपको यहाँ पर जाना है दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन पार्ट आपको मैंने लेसन नंबर 4 पे करा दिया है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, ऑर्बिट और कोशिश करेंगे सैटेलाइट के पार्ट को भी आज समाप्त किया जाए। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट को लेकर बात करते हैं। ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया था, ये वो जगह होती है जहां पर हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं। ओके असल में जब हम ऑर्बिट को पढ़ते हैं तो 2 पैरामीटर होते हैं ऑर्बिट को पढ़ने के लिए, है ना। तो एक तो होता है कि डिस्टेंस के वाइज हम ऑर्बिट को पढ़ते हैं, डिस्टेंस वाइज ऑर्बिट को पढ़ते हैं, और दूसरा हम पोजीशन के वाइज ऑर्बिट को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें अगर आपने मेरी साइंस एंड टेक की 5th एडिशन की बुक साइंस एंड टेक की ली है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ, साइंस टेक की 5th एडिशन बुक को ले लीजिएगा, आपकी यहाँ पूरी तरह से खुल जाएगी कि यूपीएससी में साइंस एंड टेक में भी आपको एक पूरा स्टैटिक भी पढ़ना होता है। प्रॉब्लम क्या है, इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई एनसीईआरटी की किताब है नहीं, तो आदमी इस सब्जेक्ट को सिर्फ यही बोलता है कि कुछ भी पढ़ लो काम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं और मैं आपको हमेशा कहता हूँ 15 क्वेश्चन तकरीबन साइंस से आपके पेपर में आते हैं और 10 के आसपास 10 प्लस आप सब कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने इन्वायरमेंट के लिए आपको बोला है, इन्वायरमेंट की भी जो बुक है 2nd एडिशन इस समय मार्केट में अवेलेबल होगी, आप वो पढ़ लीजिएगा। तो साइंस टेक में 5th और इन्वायरमेंट इन दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। बार बार मैं आपको बोलता आया हूँ। डिस्टेंस वाइज जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं लियो, दूसरा जिसे हम कहते हैं मियो, और तीसरा जिसे हम कहते हैं जियो। एक और होता है जिसे हम कहते हैं हियो भी, एक और होता है जिसे हम कहते हैं हियो भी। लियो को हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट। एक मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, बाकी पूरा लिखने की जरूरत है नहीं। लो अर्थ ऑर्बिट मैंने पूरा लिख दिया। मियो को हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो को हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ओके मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जियो को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और हियो को हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, हियो को हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। दिस इज द लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। वहीं पर अगर हम पोजीशन की बात करें तो बहुत सारे पोजीशन होते हैं। जैसे एक हम बात करते हैं पोलर ऑर्बिट की, एक हम बात करते हैं इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल ऑर्बिट की, जनरली हम बात करते हैं इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल ऑर्बिट की, और दूसरा हम बात करते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट की। ये होते हैं पोजीशन वाइज जो हम सैटेलाइट की बात करते हैं। एक होता है इक्वेटोरियल के बारे में, यानी पोजीशन वाइज। आपको पता है जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है तकरीबन 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम लोगों को कम पढ़ाया गया, यहाँ पर नियो भी होता है, नियो भी होता है, लेकिन बकवास है। पृथ्वी के जो सबसे करीब हो गया उसको नियो बोल दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियल जो टर्म है वो लियो है दोस्त। ठीक है, होता क्या है ना, कुछ लोग ऐसी चीज़ें लिखकर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत वही है कि जो आईएएस बनाता है। एक जो एवरेज चीज़ चलती है उसको नहीं आप पढ़ना चाहते हैं, फिलहाल छोड़िए, हम आपको लियो, मियो और जियो और हियो ही पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से आपका यूपीएससी का क्वेश्चन इससे हो जाएगा। 20 साल से तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं और आज तक बच्चों के सबके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मीडियम ऑर्बिट जो होता है तकरीबन 5000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। 20,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जीपीएस यूपीएस की बात होती है ना, तो वहाँ पर 20,000 किलोमीटर की हाइट को कंसीडर किया जाता है। कुछ रीज़न है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जब जियो की बात होती है तो यहाँ डिस्टेंस करीब करीब फिक्स होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी होती है। वैसे तो 35,846 के आसपास आ जाता है, 864 के आसपास आ जाता है। यहाँ पर लगभग 36,000 किलोमीटर की बात होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बात होती है। और हाई अर्थ ऑर्बिट वो होता है जब कोई सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर से दूर हो जाता है, यानी मोर देन 36,000 किलोमीटर। आप आसानी से समझ सकते हैं, जब हम मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बोला था कि 36,000 किलोमीटर तक हमारा इनर ऑर्बिट होता है जहां का अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिट। और वहीं पर जब आप इसके बाहर चले जाते हैं तो आप आउटर ऑर्बिट में चले जाते हैं, यानी हियो में चले जाते हैं, आउटर ऑर्बिट में। अरे एक बात आपको और बता दूं, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया में कोई पढ़ाता उड़ाता है नहीं, नाम लेते हैं ये ऑर्बिट होता है और निकल जाते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जहां पर आपको लगेगा कि लिटरली आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर भी क्रैश कोर्स में आपको बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, इनको जब आप प्लस और इन चीज़ों पर करेंगे आपको और डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ फैक्ट देकर निकल जाऊंगा। एक एक कंसेप्ट को समझाने में पोलर और पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या एक घंटे का टाइम लग जाता है। जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस में क्या रिलेशन है,
जियोस्टेसी जियोसिंक्रोनस है, लेकिन सारे जियोसिंक्रोनस जियोस्टेसी नहीं है। जियोस्टेसी अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है उनको हम यहाँ पर शॉर्ट में बता के निकल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जब आपको टाइम मिले तो इत्मीनान से आप प्लस पर आइए और पूरे कोर्स को ढंग से सुनिए। ठीक है, आपको बता दे रहा हूं कि 2 महीने के अंदर जितना ज़्यादा लोगों ने साइंस टेक की क्लास सुनी है, अभी तक मुझे नहीं लगता इतना किसी और लेक्चर को आपने सुना होगा। पिछले 4 सालों से 5 सालों से तैयारी करने वाले बच्चों को अब जाके समझ में आया है कि साइंस टेक में भी क्या पढ़ना था, एंड दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ मैं आप सबको कह रहा हूँ कि ट्रस्ट मी, एक बार आप क्लास सुन लीजिए, उसके बाद आपको साइंस टेक में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और साइंस एंड टेक में भी आप जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ आते हैं, अब बच्चे खुद मुझे मैसेज करके बताते हैं सर साइंस टेक के करंट अफेयर्स में कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, हर आर्टिकल समझ में आता है, कोई IoT पे हो या नेट मीटरिंग पे हो, सर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप सबको समझ में आता है। तो उस चीज़ का भी फ्री में होइएगा तो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। सो लो अर्थ ऑर्बिट 50 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर, अर्थ से हाइट पर। मियो 5000 से 20000 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ रेंज है। लेकिन जियो में आपको एक फिक्स डिस्टेंस है लगभग 36000 किलोमीटर पर, और हियो तो 36000 के बाहर है। आप खुद थोड़ा दिमाग लगाइए ना, जो चंद्रयान है, जो मंगलयान है, वो सब क्या है, जो चंद्रयान और मंगलयान है दोस्त, वो सारे के सारे चंद्रयान और मंगलयान क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा चंद्रयान मंगलयान सब 36000 के बाहर चले गए हैं। इसीलिए जाके देखिए इसरो की साइट पे चंद्रयान और मंगलयान के लिए क्या लिखा हुआ है, हियो लिखा हुआ उन्होंने। अब आपको खुद समझ में आ गया, हाँ सर हाँ समझ में आ रहा है। और लिटरली आप समझ सकते हैं, जब अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जाएगा तब भी तो किसी दूसरे के ऑर्बिट में पहुंचेगा, और जब किसी दूसरे के ऑर्बिट में पहुंचेगा तब भी तो उसके लिए काम करेगा। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि हियो ऑर्बिट है। और इसरो ने क्यों चंद्रयान मंगलयान आदित्य जो कमिंग फ्यूचर वाला मिशन है, या कमिंग फ्यूचर में जो वीनस मिशन भेजने वाले, ये सब हियो क्यों लिखे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं लॉजिकली, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं। वहीं पर अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोलर इंक्लाइंड इक्वेटोरियल की बात करें, बहुत ही सिंपल है, मेरे हाथ में ग्लोब है, आपको खुद बताता हूं। मान लो ये एक सैटेलाइट है, मान लो सैटेलाइट है, अगर सैटेलाइट यूं घूमता है इस तरीके से तो वो पोलर में आता है। सैटेलाइट इक्वेटर के परपेंडिकुलर अगर ऐसे घूमता है तो वो क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल कहलाता है। और इसके किसी बीच में किसी ऐसे एंगल पर या इस एंगल पर घूमता है तो इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल कहलाता है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाया, अभी क्रैश कोर्स में शॉर्ट में सुनिएगा। तो पोलर आपको हो गया, इंक्लाइंड हो गया, इक्वेटोरियल होगा, कोई बताना ही नहीं है। पोलर पोजीशन पर जनरली सैटेलाइट इस साइड पर होते हैं, इंक्लाइंड पोजीशन पर जनरली सैटेलाइट इस साइड पर होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जनरली सैटेलाइट इस साइड पर होते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट आपको समझा दिया है। पोलर पे जो ऑर्बिट होते हैं वो यहाँ होते हैं, जो इंक्लाइंड होते हैं वो यहाँ होते हैं, और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो यहाँ होते हैं। अब आप पूछोगे सर हियो क्या होता है, हियो दोस्त हर किसी के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। काहे, क्योंकि मून के लिए आपका अलग होगा, मार्स के लिए अलग होगा। ठीक है, अब जैसे मून के लिए आपको बताऊं तो मून का जो भेजा गया वो लूनर पोलर ऑर्बिट में भेजा गया, मून के पोलर पोजिशन में भेजा गया। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मून के पोलर पोजिशन में भेजा गया। ठीक है, और वहीं पर जब हम मंगलयान की बात करते हैं तो इसको भेजा गया मार्स के ट्रांसफर ऑर्बिट पर। तो इसीलिए बोला जाता है मून का जो मिशन था वो लूनर पोलर ऑर्बिट है। मैं लिख देता हूं लूनर, लूनर का मतलब मून होता है, लूनर पोलर ऑर्बिट है ना, वो कहां भेजा गया, लूनर पोलर ऑर्बिट में भेजा गया, POLAR, वो भेजा गया लूनर पोलर ऑर्बिट पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मून को जो भेजा गया लूनर पोलर ऑर्बिट में भेजा, ये ऑर्बिट है OR लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, वो ऑर्बिट में भेजा गया। वहीं जब मंगलयान को भेजा गया तो उसको भेजा गया मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट। जैसे मून, हम मून को क्या बोलते हैं, लूनर बोलते हैं, वैसे मार्स को क्या बोला गया, मार्टियन, MARTIAN, इसको बोला गया मार्टियन ट्रांसफर, TRANSFER, इसको भेजा गया दोस्त मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट में, इसको भेजा गया मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब वही मैंने बोला कि इसके लिए अलग अलग होगा, हाई अर्थ ऑर्बिट जो होगा दोस्त वो अलग अलग के लिए अलग अलग विशेष होगा। अगेन रिपीट, अलग अलग के लिए अलग अलग विशेष होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। लेकिन यहां पर जनरली 99% केस में जो है वो मैंने आपको फिक्स कर दिया, यानी एक सामान्य गुण हो गया। ठीक है, ये एक सामान्य गुण हो गया। तो मैंने आपको यहाँ ऑर्बिट का कंसेप्ट बता दिया, एक्चुअल में ऑर्बिट के कंसेप्ट क्या है। अब यहीं पर हम आपको लिए चलते हैं कुछ सैटेलाइट्स के बारे में, जरा समझिएगा एक्चुअल में होता क्या है। भारत कुल 5 प्रकार के सैटेलाइट भेजता है, कुल 5 कैटेगरी के सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, समझिएगा, है ना। पहला जो होता है जिसका नाम है, ठीक है, 1 मिनट, एक काम मैं करता हूँ, रुक जाइए। हाँ चलिए, कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट बनाते हैं। कुछ चीज़ें थी जरा मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चलो बता देता हूँ। जो भारत के पास कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं, जरा समझिएगा। मैं आपको भारत के जो कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट बता दूँ, टोटल 5 कैटेगरीज के सैटेलाइट हैं जो भारत भेजता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 कैटेगरीज के सैटेलाइट हैं जो भारत भेजता है। कौन कौन कैटेगरी है, पहला यहाँ पर बता दूँ, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो एक्सपेरिमेंटल लिख के छोड़ देता हूँ, आगे आप समझ ही जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल हो गया, सैटेलाइट्स हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हो गया। ठीक है,
दूसरा जो हो गया आपको यहीं पर बता दूं, उसका नाम है यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। 2 साल से इसरो ने यूनिवर्सिटी सैटेलाइट को लिखना बंद कर दिया है। तो सर इसका मतलब आज इसरो ये नहीं लिखता कि यूनिवर्सिटी सैटेलाइट भेजी गई, नहीं, आज नहीं लिखता, यही मैं आपको बता रहा हूं। अभी उसको अंत में बताता हूं कंसेप्ट क्या है। तीसरा जो सैटेलाइट है जो भारत भेजता है उसका नाम है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसका नाम है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, समझ लीजिएगा। तीसरा जो है दूर संवेदी उपग्रह जिसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चौथा जो है मैं आपको अभी स्पेशली कर दे रहा हूं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी आप सबको पता होना चाहिए। चौथा जो कैटेगरी है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, चौथा जो कैटेगरी है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और पांचवा जो कैटेगरी है वो है मित्र इनसेट या जीसैट, पांचवा जो कैटेगरी है वो है इनसेट और जीसैट। तो पांचवी कैटेगरी हो गई आपको इनसेट या जीसैट, ये ध्यान रखिएगा। इनसेट का पूरा नाम क्या है? इंडियन सैटेलाइट। जीसैट का पूरा नाम क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये ध्यान रखिए, इन यहाँ पर इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी यहाँ पर जियो स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले जमाने में हम लोग इनसेट नाम लेते थे, लेकिन आज इनसेट को बदलकर हम लोगों ने कौन सा नाम लेना शुरू किया है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये हो गए 5 कैटेगरी के सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं। वहीं अगर हम ऑर्बिट की बात करें, समझिएगा ये बहुत कंफ्यूजिंग, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो किस किस ऑर्बिट में हम लोग सैटेलाइट को रखते हैं, समझिएगा। एक ऑर्बिट हमने लिखा है पोलर ऑर्बिट, समझिएगा। कौन सा ऑर्बिट रखा है? एक हमने लिखा है पोलर ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का हम ओ लिख दे रहे हैं, समझ, जैसे सर एस लिख दिया, इसका मतलब सैटेलाइट है। दूसरा, पोलर में भी सबसे बेहतरीन जो पोजीशन है वो है पोलर सन सिंक्रोनस, ठीक है, वो है पोलर सन सिंक्रोनस। कमाल का ऑर्बिट होता है पोलर सन सिंक्रोनस, आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बिना रिमोट सेंसिंग कभी बेहतरीन हो ही नहीं सकता, आप कितनों सैटेलाइट पे ले जाए ना। इसको हम कहते हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, फिर इसको हम कहते हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं मित्र जीपीएस ऑर्बिट। जीपीएस समझते हैं, आपको आगे बताएंगे हम कि 2 तरह के जीपीएस हैं। एक तो रीजनल है जो किसी क्षेत्र के एरिया को कवर करता है, और दूसरा ग्लोबल है जो पूरी दुनिया पे नजर रखता है, ठीक है, ये हो गया। चौथा जो है आपको बता दें जीईओ है। जीईओ हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को। चौथा जो है वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, देखिएगा, चौथा जो है वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ध्यान दीजिएगा। चौथा जो है वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सब बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको बता तो रहा हूं, ये सब चीजों को इतने डिटेल में कोई पढ़ाता ही नहीं है, और यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, कौन आपको बताता ही नहीं है, और आप कभी पेपर उठा के देखते भी नहीं है। तो लगातार हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए, हर किसी की अपनी काबिलियत है, और काबिलियत वाला व्यक्ति ही आईएएस बनता है। तो अपनी काबिलियत आप खुद से बनाइए, हम सिर्फ यही बोलेंगे, ज्यादा हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। एक हो गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दूसरा हो जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, दूसरा हो जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। जो तीसरा हो गया जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। और यहां पर जो जियो लिखे हैं, अच्छा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीटीओ, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? जीटीओ कहते हैं, ठीक है। और जियो को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं मित्र जियो स्टेशनरी, देख लीजिएगा, जियो स्टेशनरी है ना। इसीलिए हम सोच रहे थे क्रैश कोर्स में कम से कम सब बता दें, ताकि आने वाले लोग ये सब चीजें ध्यान रखें कि अरे भाई यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछा है फिर भी हमको क्यों नहीं आता है, हम अभी तक क्यों नहीं पढ़े, पिछले 5 साल से तैयारी करें सब चीजों को, काहे नहीं पढ़े कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के क्या क्या फीचर होते हैं ना, काहे नहीं पढ़े, सब चीजें आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब हम आपको क्या किए, इधर एक तरफ ऑर्बिट बता दिए, इधर एक तरफ हम आपको सैटेलाइट बता दिए। फिर देखिएगा, इन ऑर्बिट और सैटेलाइट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है आपको हम समझाते हैं। असल में हम जो सैटेलाइट भेजते हैं दोस्त, वो इन्हीं ऑर्बिट में भेजते हैं, समझिएगा। जैसे हम सैटेलाइट जो होते हैं वो काम क्यों करते हैं? जब उनको अपनी ऑर्बिट पर अपनी कक्षा में स्थापित किया जाता है। अगर ये अपने ऑर्बिट से हिल डुल गए, गलत जगह चले गए, तब कहते हैं ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब भटकाव वाला ऑर्बिट हो गया, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑर्बिट। आपको एक बात बता, जो भारत का एक उपग्रह था जो इनसेट वाला भेजा गया था, इनसेट 1 भी सक्सेसफुल हुआ था, उसके पहले वाला 1 ठीक सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि सही जगह पर लगा ही नहीं, और सही जगह के ऑर्बिट पे ना लगने से हुआ क्या, इंटरेस्टिंग, पता चल 1 महीना में 10 दिनों से सिग्नलें नहीं आ रहा है। तो वो जब 10 दिन सिग्नलें नहीं आ रहा है तो कैसे कहिएगा सफल है? वो सफल हो भी नहीं किया। इसीलिए पहला जब इनसेट या जीसैट की बात होती है तो हमेशा इतिहास में कहा जाता है 1983 में 1983 में भारत इतिहास रखता है और पहला इनसेट 1B को लॉन्च करता है ना, जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इनसेट 1B को लॉन्च करता है 1983 में, जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है जो 24/7 किसी पर्टिकुलर एरिया के काम करता है। वही जो 24/7 किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करता है, ये वही सैटेलाइट है, ये वही सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 5 कैटेगरी के सैटेलाइट आपको बता दिए, ठीक है। और सैटेलाइट जो होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट,
यूनिवर्सिटी सैटेलाइट रट लीजिएगा मेरे मित्र, जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनसाइट जीसैट। आज इसरो की साइट पर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट का नाम नहीं लिखा, हम तुमको खुद बता रहे नहीं लिखा है। प्रॉब्लम क्या है कि आप इन साइटों का भी देखते नहीं हैं, और मैं हर साल जब किताब अपडेट करता हूं एक बार साइट पर जरूर जाता हूं कि सरकार की साइट पे क्या चल रहा है, ठीक है, और वो चीजें अपडेट होना जरूरी होता है, ठीक है। एक अच्छी किताब के लिए एक रियल साइट से जाकर आपको अपडेट करने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है बार बार हर साल किताब आते समय। तो मैं वही बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है आज यूनिवर्सिटी सैटेलाइट है। हुआ क्या है, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट को अब एक्सपेरिमेंटल वाली कैटेगरी में साथ ही डाल दिए हैं सब। तो आज इसरो जो लिखे हैं सब, वो 4 सैटेलाइट लिखे हैं सब। एक तो एक्सपेरिमेंटल लिख दिए हैं, दूसरा लिख दिया सर रिमोट सेंसिंग, तीसरा लिख दिया अर्थ ऑब्जर्वेशन, और चौथा लिख दिया इनसेट या जीसैट, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं इनसेट पहले नाम बोला जाता था, अब हम उसी को क्या बोलते हैं, जीसैट बोलते हैं। देखिए कितना सही से आपको दोनों रिलेशन तैयार हो रहा है। फिर बोलते हैं सैटेलाइट 4 तरह के 5 तरह के जो भारत कैटेगरी भेजता है, और कहां भेजता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में भेजता है। कौन कौन ऑर्बिट है आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जीपीएस ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। आप समझिए होता क्या, इधर देखिए, तुम लोग को पता है जो भारत पहला अपना सैटेलाइट भेजा था, जो भारत अपना पहला सैटेलाइट भेजा था, है ना, वो जो था वो भेजा गया था पता है कब, 19 अप्रैल 1950। देखो आज भी हमको डेट याद है, 19 अप्रैल पहला भेजा गया, 19 अप्रैल 1975। याद रखेगा दोस्त, ये 19 अप्रैल 1970। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में पिछले 70-75 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई आर्यभट्ट गया था ना, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग को कोई भी आवे, कोई भी बेवकूफ बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कहा है कि देश के कभी भी कोई नेता 75 साल पढ़ने लिखने में जोर ही नहीं डाले सब, ठीक है। और उनको भी पता, अगर पढ़ लिख लोगे तो तुमको बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा ना। चलिएगा, तो 19 अप्रैल 1975 में देश इतिहास रचता है और आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट को भेजता। पता है आर्यभट्ट सैटेलाइट जो इंडिया भेजा है, उसमें जो लॉन्च व्हीकल इंडिया यूज किया है वो रसिया का लॉन्च व्हीकल यूज किया। इसीलिए हमेशा नाम आता है कि रूस की मदद से इंडिया ने अपने सैटेलाइट को आर्यभट्ट को सफल बनाया। और जो रूस का एक लॉन्च व्हीकल था जिसकी मदद से भारत ने भेजा, उसका नाम था इंटरकॉस्मॉस। क्या नाम था मित्र, इंटरकॉस्मॉस, इंटरकॉस्मॉस। फिर सुनना, इंटरकॉस्मॉस, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम ना पीपीटी बना के हमसे मन नहीं करता पढ़ाने का, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता दे के बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा अपने मन से उजागर होने दीजिए, अंदर से निकलने दीजिए, साफ साफ सुनते रहिए, ठीक है। इसलिए काफी बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। दिक्कत तो किसी ना किसी को हमेशा ही होती है, तो है ना। घर में 4 बच्चे हैं तो आप देखिए चारों बच्चों में भी है ना कुछ ना कुछ किसी दिक्कत होते रहती है ना। कई लोगों को अपने माता पिता से भी दिक्कत होती है, जो लोगों को सुन रहे होंगे, है कि नहीं। तो दिक्कत तो क्या किया जाए, है ना। चलिए, तो रसिया जो है, ये रसिया का जो लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण है, जिसकी मदद से भेजा गया, उसका नाम है इंटरकॉस्मॉस, ठीक है, इंटरकॉस्मॉस, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रसिया की मदद से 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया, और जो लॉन्च व्हीकल का नाम था वो था इंटरकॉस्मॉस। यह भारत का इतिहास दोस्त, भारत का इतिहास, जिसका नाम आज भी हम लोग स्वर्णिम अक्षरों में लेते हैं ना, स्वर्णिम अक्षरों में लेते हैं। ये 19 अप्रैल 1975 की कहानी है, ध्यान रखेगा, ध्यान रखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, तो एक्सपेरिमेंट इसके ऐसा नहीं है कि रसिया आर्यभट्ट भेजा गया। कौन सा भेजा गया था, आर्यभट्ट, सबको पता आर्यभट्ट था, वो आर्यभट्ट था। अरे भाई आर्यभट्ट के बाद बहुत भेजे गए हैं, कई तो भेजे गए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज भी भेजा जाता है, तो लोगों को बता दें, आज भी भेजा जाता है ना। आर्यभट्ट है, भास्करा है, रोहिणी है, एसआरओ, ऐसा कई तो भेजे गए एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। हम थोड़ा बहुत आपको प्लस में थोड़ा समझाएं, बढ़िया समझाएं प्लस के क्लास में, ठीक है। और जो आइकॉनिक सब्जेक्ट है उस वाले बच्चों को सबको एक सेशन हमारा हो चुका है साइंस का, ठीक है। चलिएगा, काफ़ी लोगों का आँख खुल चुका है, ठीक है। अब इधर आइए, हम जो फिर कह रहे हैं, जो ये सब जो सैटेलाइट है ना, इसका जरूरत नहीं, आज छोड़ दीजिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट का तुम लोग को बता देते हैं। असल में क्या होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब भी कोई ना कोई उपग्रह बना रहे होते हैं। और ये सब जो उपग्रह बना रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए उन सबों का हम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट कहते हैं। इन सभी उपग्रहों को भेजने के लिए भी इसरो इनकी मदद करता है। कहाँ है, क्योंकि कल को यही वैज्ञानिक जो आगे चल के भैया इसरो और नासा के साइंटिस्ट होने वाले हैं। हम तुम लोगों को कुछ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट के नाम बताते हैं। जैसे एसआरएम सैट है, मान लो एसआरएम सैट। एसआरएम सबने सुना होगा, एसआरएम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में। सुने नहीं सुने, चलो जल्दी बताओ, सुने नहीं सर, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। एसआरएम यूनिवर्सिटी सुनी हो चेन्नई में, तो उनके विद्यार्थियों ने, रिसर्च स्कॉलर ने मिलकर बनाया है, सुन लीजिए। इसी तरह एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एनूसैट, सुन लीजिए, एनूसैट।
ANUSAT क्या है भाई? एनुसेट। एनुसेट कुछ नहीं है, ये भी यूनिवर्सिटी का नाम है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। अब सब लोग एकदम स्माइल दे रहे होंगे, सर हम समझ गए उपग्रह का नाम SRMSAT और एनुसेट क्यों रखा गया, क्योंकि उन्हीं का सैटेलाइट है, उन्हीं वही लोग बनाए हैं, इसलिए उन्हीं यूनिवर्सिटी के नाम पर सैटेलाइट का नाम SRMSAT और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सैटेलाइट एनुसेट रख दिया गया। कहानी समझ में आ गई। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है आज के अनुसार, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। असल में आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट तो ध्यान रखना होगा, 19 अप्रैल 1975, क्योंकि भैया भारत का इतिहास है ना। सुनिएगा, तुम भारत 15 अगस्त 1945 याद रखते हो? नहीं याद रखते हो? 47 याद रखते हो कि नहीं रखते हो? ठीक है, उसी तरह ये भी ध्यान रखो। ठीक है, 15/1947 याद, 26/1950 याद रखेगा। वैसे तुम्हारा 19 अप्रैल 1975 भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये समझ लो तुम्हारा अंतरिक्ष तकनीकी का स्वतंत्रता संग्राम है ऐसे कह लो। ठीक है, चलिए, मतलब अंतरिक्ष तकनीकी में यहाँ पर हम स्वतंत्र हुए। ठीक है, चलिएगा। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा, हमें पढ़ना क्या है? देखिए, आपके लिए ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, जमाना गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मित्र रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन और इनसाइट जिसे ध्यान रखना। एक रिमोट सेंसिंग, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन और एक इनसाइट जिसे ध्यान रखिएगा। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो भेजे जाते हैं कहाँ? पोलर और पोलर सिंक्रोनस में। कुछ समझ रहे हो बाबू? इधर देखो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ भेजा? दूर संवेदी हिंदी में बोलते हैं, दूर संवेदी कहाँ भेजे जाते हैं? पोलर या पोलर सन, हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक। लेकिन देखो, ये बाइलिंगुअल है, तो बाइलिंगुअल है। जब हिंदी माध्यम में क्लास होगा, हिंदी मीडियम का कोई होगा क्रैश को, तो वहाँ आपको बताएंगे। इसको बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा, इसको बोलते हैं ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। हिंदी भाषी हैं हम, टेंशन न लो, हिंदी अंग्रेजी दोनों करते हैं। ठीक है, वहीं पर जीपीएस को एकदम एक्सेप्शन छोड़ दिए, जीपीएस का कुछ और ही कहानी है। ठीक है, अच्छा, वहीं पर जब हम जियोस्टेसी अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं, ये जो होता है इनसेट जीसेट यहाँ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सर इसका मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम सामान्यतः पोलर और पोलर सिंक्रोनस में रखते हैं, बहुत बढ़िया। इनसेट जीसेट को सामान्यतः जियो और जियोसिंक्रोनस जियो ट्रांसफर में रखते हैं, बहुत बढ़िया। आप एकदम सही कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं, बस ऐसे समझते जाइए, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब तुम लोग पूछ रहे हो सर जीपीएस का क्या केस है, तो हम बोलेंगे जब हम जीपीएस के केस में कुछ बताइए नहीं कर रहे हैं, तो इसका कुछ मिसलेनियस कर लेते हैं, इसका हम मिसलेनियस कर लेते हैं, यानी कुछ विविध कर लेते हैं, विविध। और सर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कहाँ भेजे? देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में हम तुमको बताएं तो इसमें भी जनरली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मेरे नॉलेज में है, उन सबको वैसे पोलर सन सिंक्रोनस में ही भेजा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम पोलर सन सिंक्रोनस में ही भेजेंगे, लेकिन जो हम सुन रहे हैं जितना भेजा जा रहा है, सब पोलर सन सिंक्रोनस में ही भेजा जा रहा है। ठीक है, पोलर सन सिंक्रोनस एक बहुत ही कमाल का ऑर्बिट होता है। ये ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर ऐसा लगता है कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम सैटेलाइट फॉलो पाथ ऑफ सन, यानी सैटेलाइट सन का पीछा करते हुए दिखता है। इस सब के बारे में आपको अंदर पढ़ाए हुए हैं डिटेल में, यहां पर सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। इसलिए हमेशा सन के सामने ही सैटेलाइट रहता है, ये कमाल की चीज है ऑर्बिट है। किसी भी जगह का अगर सैटेलाइट फोटो या पिक्चर लेता है तो कोई शैडो नहीं आता। इसीलिए आपको बताऊं, बेस्ट सैटेलाइट अगर पोलर पोजीशन पर रखना चाहते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, पृथ्वी परीक्षण उपग्रह के रूप में, अर्थ ऑब्जर्वेशन को मैं बोल रहा हूं हिंदी में, तो वहां पर आपको पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज द बेस्ट ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा आगे से। यहाँ पे आपको कई वीडियो भी दिखाए हैं, क्लासरूम के बच्चे ध्यान होगा ना, हमको वीडियो दिखाए मोबाइल में खोल के। ठीक है, चलिएगा। जो बच्चे क्लासरूम वाला कोर्स पढ़ने के बाद यहाँ सुन रहे होंगे, सब मुस्कुरा रहे होंगे, सब मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बच्चे पहली बार भी सुन रहे हैं उनको भी सब समझ में आ रहा है, उनको भी लग रहा होगा कि सर कितने शॉर्ट में कितना बारीकी के साथ चीज़ों को जोड़ रहे हैं आप। ठीक है, जोड़ते रहिए और नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा, हम साफ साफ बता रहे हैं, हमको उत्तर चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब यहीं पर हम तुम लोग को बताते हैं कि जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर। हम तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बता रहे, बहुत जरूरी, बहुत मजेदार है। ठीक है, बहुत ही मजेदार है, और उसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे उपग्रह को करने वाले हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ तीन ही पढ़ने वाले हैं, एक रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन और इनसेट या जीसैट। और मेरे ख्याल से मेरा हर विद्यार्थी जानता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कहाँ भेजे तुम? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम भेजे हैं पोलर और पोलर सिंक्रोनस में। इनसेट हम कहाँ भेजे? फिर दोबारा बोल देते हैं आगे बढ़ते समय, इनसेट और जीसैट को हम भेजते हैं या तो जियोस्टेसी अर्थ ऑर्बिट में, या तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, या जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। जियोस्टेसी अर्थ ऑर्बिट को कहते हैं भूस्थैतिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा, और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट को कहते हैं भूतुल्यकालिक ट्रांसफर कक्षा, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। सुनिए, किसी को अगर वीडियो लग रहा हो फास्ट है तो आपके यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्लो कर लीजिए, किसी को लगता है कि वीडियो स्लो है तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है फास्ट कर लीजिए। हमको हमारे अपने धुंध में रहने दीजिए। ठीक है, चलिएगा। बताओ यूट्यूब पे कितना फायदा है कि नहीं? वीडियो तेज है, स्लो कर लो जल्दी जल्दी। कई ऐसे वीडियो होते हैं जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर देता है। लेकिन सुनो, गाना वाना कभी सुनो तो उसको फास्ट स्लो ना करना, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा। गाने को सिंगर के रियल बोल पर ही रहने दीजिए। चलिए, हमारा चल जाएगा, हमारा कर लीजिए जो समझ में आवे। चलिए,
अच्छा, अब हम तुम लोग को लिए चलते हैं मित्र, इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रिमोट सेंस, हाँ तुम लोग को थोड़ा सा ना जियो स्टेशन पढ़ा देते हैं 1-2 मिनट में, ठीक है, बहुत सबको पता है, हमको पता है, सबको पता है, ठीक है। असल में क्या होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ये कमाल का ऑर्बिट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इतने कमाल का ऑर्बिट होता है, समझना, ध्यान देना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इतने कमाल का ऑर्बिट होता है, यहाँ पर जो सैटेलाइट होता है हमेशा अर्थ के सामने रहता है। सैटेलाइट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अर्थ, सैटेलाइट always in front of earth, always in front of INFRONT, in front of certain location of earth, in front of certain location of earth, है ना, certain लोकेशन ऑफ अर्थ। हमेशा सैटेलाइट किसी लोकेशन के सामने हमेशा रहता है, सर्टेन लोकेशन ऑन अर्थ, है ना, अर्थ पृथ्वी के किसी जगह पर हमेशा किसी लोकेशन पे हमेशा उसी के सामने रहता है, तो सैटेलाइट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ सर्टेन लोकेशन ऑन अर्थ, ये ध्यान रखिएगा। और 24x7 जो सैटेलाइट होता है वो वहीं पर रहता है पूरा। हम तुम लोग को बताते हैं, इसके पीछे पूरा का पूरा कंसेप्ट है ऑर्बिटल स्पीड का, समझना, ऑर्बिटल स्पीड का, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड किस स्पीड से घूम रहा होता है अपनी कक्षा में, और दूसरा डिपेंड करता है ऑर्बिटल पीरियड पे। पीरियड का मतलब होता है एक ऑर्बिट को पूरा करने में कितना समय लग जाता है, स्पीड का मतलब होता है कितनी तेजी से घूम रहा है। असल में क्या होता है आपको बताऊं, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, पीछे का लेक्चर ध्यान दो, अगर हम किसी सैटेलाइट को रखते हैं, ठीक है, तो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। कितनी दूरी पर रखते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, समझिएगा 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हम किसी सैटेलाइट को 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल स्पीड की वजह से वो पृथ्वी पर नहीं गिरता, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। ऐसे समझ लो कि हमारे हाथ में है ग्लोब, समझिए हमारे हाथ में है ग्लोब, हम लिए दोस्तों सैटेलाइट, और सैटेलाइट दिए यहां मान लो अर्थ ही है, ये मान लो अर्थ है, ये देखो अर्थ है ना, ये देखो अर्थ है, देखो भाई ये अर्थ है, तो एकदम इक्वेटर से ले ले 36,000 की दूरी, ये ले लो, और यहां पे एकदम ये इंडिया को फोकस कर रहा है, यहां पे 36,000 की, समझना, यहां पे 36,000 की दूरी पर एकदम ऐसे पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है। किस स्पीड से घूम रहा है, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, और जब 3.1 किलोमीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो ये पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, ऑर्बिटल स्पीड हो गया। और कितने समय में घूम जा रहा है चक्कर, 24 घंटा में। तो ये बताओ, अगर मान लो हम भारत के सामने उपग्रह लगा दिए, भारत के सामने, ठीक है, तो ये बताओ अर्थ भी तो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, सैटेलाइट भी घूम लेता है, तो हमेशा उस जगह के लिए सैटेलाइट जो होगा स्थिर दिखेगा नहीं दिखेगा। अरे भाई ये जगह है, ये सैटेलाइट है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रहा है 24 घंटे में सामने सामने, तो ये दोनों, अब इसको एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को यहां पर हमेशा लगेगा सैटेलाइट उससे सामने है, जबकि ना तो अर्थ स्टेशनरी है ना तो सैटेलाइट स्टेशनरी है, लेकिन ये ऐसी कमाल की ऑर्बिट है कि 24 घंटा में अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, सैटेलाइट 24 घंटे घूम रहा है, तो हमेशा दोनों सामने 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 सामने, जियो स्टेशनरी। अब बताओ यहां पर एक सिंगल सैटेलाइट 24x7 तुम्हारे सामने रहेगा। ये सब तुम लोग को बहुत बढ़िया से कराया हूं, एक एक डिस्टेंस को, ऑर्बिटल स्पीड को लेकर। और अगर तुम्हारे पास मेरी 5th एडिशन की किताब है साइंस टे की, ठीक है, ये बुक मैं हर साल अपडेट करता हूँ, देख लो। ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी 2nd एडिशन अभी नई आ रही है ना, एकदम एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया समझाया है, ठीक है। कंसेप्ट समझाने के बाद फिर मैंने फैक्ट दिया। आप लोग क्या होता है, तुम लोग फैक्ट रट गए हो, कंसेप्ट की ऐसी तैसी बत्ती लगा दी हो, ठीक है। पेपर में क्या पूछता है तुम लोगों का, तुम लोग क्या करते हो पता है, तो हम तुमको बताते हैं, इतना तो हम तुमको समझाई देंगे तुम लोगों को। सुनो, तुम लोग क्या करते हो, फैक्ट रट के जाते हो, जो हम देखे हैं। तुम 5 फैक्ट रट लिए, 6 फैक्ट रट लिए, 7 फैक्ट रट लिए, 8 फैक्ट रट लिए, 50 फैक्ट रट लिए। चलो तुम 50 तो फैक्ट रट डाले, ठीक है। अब अच्छा हम तुमको क्या कराते हैं, हम तुमको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, बस हम तुमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके दम पे तुम 50 फैक्ट समझ लेते हो। हाँ सर ये वाला होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा सर, ये तो होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा सर, ये ही होगा, ये सारे होंगे सर, निकाल लेते हो। असल में हम इस कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, कभी भी क्लास लेते हैं कि तुम अगर 50 फैक्ट पढ़ के जाओगे ना तो यूपीएससी 51वां देगा। तो हम कहें तुमको 4, 5 और 50 फैक्ट लिखा हुआ है, हम तुमको एक के कंसेप्ट पढ़ाते हैं जहां पर अनंत फैक्ट भी यूपीएससी अगर दे तो हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं एकदम घबराए नहीं और कॉन्फिडेंस के साथ टिक मार के आवे, सब है कि नहीं। और यही मेरा बच्चा पढ़ाने का लॉजिक है, चाहे इन्वायरमेंट पढ़ाऊं चाहे मैं आपको साइंस टेक पढ़ाऊं। इसीलिए आप यही चीज़ है, मैं किताब भी ऐसे ही लिखा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया हूं। फैक्ट आपको बताओ, आपके पेपर में क्या हो रहा है पता है, पिछले साल हम देख रहे थे क्वेश्चन देखे इन्वायरमेंट में, सब के सब जीवाणु विषाणु के नाम ले दिए सब पेपर में, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं होगा, क्या होगा। अब असल में क्या था, तुमको अगर कॉन्सेप्ट पता होता, तुम ये बताओ कि तुम 5 जीवाणु विषाणु का नाम रट के जा पाओगे, मान लो 6वां अगली बार दे दिया तब नहीं कर पाओगे, लेकिन एक लॉजिक अगर बन गया तो ये 5 की 6 वो जीवाणु विषाणु के नाम है ना, खट से गैस कर जाओगे।
हमारा बस क्वेश्चन जो टॉपिक है हम तुमको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, लॉजिकल है, और हम तुमको यहाँ पे लॉजिकल ही पढ़ा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स को भी बता रहा हूँ, इस जितने भी बच्चे साइंस टेक पहले पढ़े हैं, ठीक है, भले हम पूरा एक चीज को बहुत टाइम लेके नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में कराना है, लेकिन इससे भी आप में से काफी बच्चों का आंख खुल जाएगा। इन्हीं वीडियोस को देखकर काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये ना ऐसा हमको समझ में अब जाके आया है, हम तुमको पता है 2 बार पहले बोले फिर बोल रहे हैं सर 4 साल से हम घूम ही रहे थे और हमको लग रहा था साइंस टे की पूरी तैयारी हो गई है, और आपकी किताब लेने में हम पेपर देखें समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है अंदर। ठीक है, चलिएगा और आगे बढ़ेगा। जियोस्ट्रेसी हो गया और इसको पढ़ने का और समझ में आ जाएगा। हो गया दोस्त। अब बताओ हमको अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन चाहिए जहां 24/7 सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने रहे और काम करे, तो कौन सी जगह होगी? तो सबको पता है सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी, तो सबसे अच्छी जगह जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होगी। सबको समझ में आता है, ठीक है दोस्त, सबको समझ में आता है सबसे अच्छा ऑर्बिट जो होगा वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होगा। बहुत बढ़िया और सही जा रहे, एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, और आगे आइएगा। तो यहां पर मैंने आपको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में समझा दिया बहुत बढ़िया से, और ये ऑर्बिट आपके पेपर का क्वेश्चन। एक बात और बताता हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जियोस्टेशनरी जियोसिंक्रोनस है, जियोसिंक्रोनस जियोस्टेशनरी है कि नहीं, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जियोसिंक्रोनस आपको बताऊं जियोस्टेशनरी जियोसिंक्रोनस होते हैं, लेकिन सारे जियोसिंक्रोनस जियोस्टेशनरी नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको आगे बताई हुई है, इसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक भी दिया है। ठीक है, चलिएगा अब हम आपको लिए चलते हैं असल में सैटेलाइट्स पर, जो सैटेलाइट हम भारत वाले इसको भेजते हैं। तो कौन कौन सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं? देखो हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं उनमें से 5 आपको सैटेलाइट हम बता दिए थे, जिसमें से हम लोग को जानना है पहले तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। समझ लीजिएगा, पहले हम लोग को जानना है दोस्त रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कौन सा जानना है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम लोग पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। इसको हम लोग पोलर सैटेलाइट भी, काहे पोलर कहते हैं तुमको अभी पीछे बताए थे, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हम लोग पोलर पोजीशन पे भेजते हैं। और तुम लोग को ये भी हम बताए हैं दोस्त कि सबसे अच्छा ऑर्बिट पोलर में भी कौन सा है? पोलर सन सिंक्रोनस। तो भैया हम रिस्क क्यों लें, क्योंकि पोलर में सबसे अच्छा कौन है? पोलर सिंक्रोनस। और तुम लोग एक चीज और बोले हम दोस्त, क्या बोले हैं दोस्त, है ना, ये बोले कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है इस ऑर्बिट में सैटेलाइट फॉलो पाथ ऑफ सन। तुम लोग को जब क्लास पढ़ाए तब बोले थे एक इकोनॉस करके एक सैटेलाइट है ना, अमेरिका का है, इसको किताब में मैंने नाम भी लिखा इकोनॉस, IQNA है, उसमें बताए थे 798 किलोमीटर की हाइट पर अगर सैटेलाइट को रखो लगभग 98.6 डिग्री इंक्लिनेशन पर, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव एंगल पर, इंक्लिनेशन पर, तो ऐसा लगता है कि हमेशा सैटेलाइट जो है वो सन के सामने है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसका एक वीडियो भी है जो कि यूट्यूब से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन में। और इसी के अलावा बहुत सारे उदाहरण है दोस्त, सिर्फ एक ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट सैटेलाइट है। यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट का इमेज लेंगे, सैटेलाइट से अगर अर्थ का इमेज लेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है मैपिंग के लिए होवे करता है। 2 बार, चाहे 2015 का पेपर उठा के देख लो, चाहे 2019 का पेपर उठा के देख लो प्रीलिम्स का, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। हम तुमको दिखाई देते हैं 2015 का पेपर और 2019 का पेपर है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सुनिएगा है ना, क्या क्वेश्चन आया, लॉजिकल आया। देखो चलो हम तुमको दिखाते हैं 2015 2019 में जो क्वेश्चन है हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज को लिख के तो दे पाना बहुत मुश्किल है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है 2019 में, पहले 15 दिखा रहे, सुनो सब लोग, पहले 15 देखो। 15 में कह रहा है ना, पेज नंबर 7.176 इंग्लिश वाला हमारे पास किताब है। ठीक, इंग्लिश वाला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, सब लोग समझिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड। इनमें से किस एक्टिविटी में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग होता है? 2015 की पीटी में आया। क्या कह रहा है? असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स, पृथ्वी पर पाए जाने जहां जहां पानी के संसाधन है उसका पता लगा सकते हैं। तीसरा कह रहा है मिनरल एक्सप्लोरेशन, खनिज तत्वों की जानकारी ले सकते हैं। चौथा कह रहा है टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार। और पांचवा कह रहा है ट्रैफिक स्टडी। अब देखिए एक बात हम तुम लोग को बताते हैं, दूर संचार कब चाहिए? 24/7। और दूर संचार के लिए अभी हम तुम लोग को बोले हैं, याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट की जो पोजीशन होती है वो सिर्फ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस जगह से होकर गुजरती है। तो सर आप ये हिंट यहां पे दे रहे हैं कि पोलर जो होता है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये हमेशा 24/7 सामने नहीं होता, बिल्कुल नहीं सामने होता। ये लॉजिक आपको हम पीछे भी बहुत बताए हैं, ठीक है, जब स्टैटिक पढ़ाए हैं। अभी के लिए शॉर्ट में हमको बताते हैं बिल्कुल 24/7 सामने नहीं होता। लेकिन एक चीज है, सर्टेन पीरियड के सामने अगर अर्थ के सामने से गुजरता है, एक बात और, लेकिन ये अर्थ के सबसे करीब होता है, नियर टू द अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी के करीब, बहुत करीब होता है, तो नियर टू द अर्थ होता है। और नियर टू द अर्थ होने की वजह से और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अर्थ के सामने होने से इससे बहुत बढ़िया फोटोग्राफ आता है। और इतना बढ़िया फोटोग्राफ आता है, इतना बढ़िया फोटोग्राफ आता है
इससे आप मैपिंग कर लीजिए। तो मैपिंग कर लीजिए तो क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए, मिनरल्स देख लीजिए। लेकिन फिर बताता हूं, ये भले 30 मिनट के लिए आपके इंडिया के सामने जाए, 40 मिनट के लिए इंडिया के सामने जाए, लेकिन हमेशा 24/7 इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, किसी भी कंट्री के लिए। वो कौन सा होगा? जियो स्टेशन के लिए। तो संचार सूचना क्या चाहिए तुमको, ये बताओ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए तुम लोग को 30 मिनट वाला चाहिए कि 24/7 वाला चाहिए? सबको समझ में आ रहा है 24/7 वाला चाहिए। हमको ये बताओ कि तुमको सिर्फ 30 मिनट सीरियल देखना है, सिर्फ तुम लोग ये बताओ जोधा अकबर देखोगे, उसके बाद दिया बाती नहीं देखोगे, उसके बाद और दो चार नौटंकी आता उसको नहीं देखोगे। तो वही हम कह रहे हैं, इस केस में आपको 24/7 वाला चाहिए, इस केस में आपको 24/7 वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है ना, कहाँ दूर संवेदी के लिए, सॉरी ये दूर संचार के लिए, आईसीटी के लिए। आपको नेविगेशन बताना है, रास्ता देखना, रास्ता 30 मिनट देखोगे तुम। अगर सैटेलाइट 30 मिनट इंडिया के सामने से गुजर रहा है तो मतलब गाड़ी रोक दोगे 30 मिनट के बाद। कल जब सैटेलाइट गुजरेगा तब तुम गाड़ी आगे बढ़ाओगे? फालतू बात। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन रटने वाला है ये नहीं है, क्वेश्चन रटने वाला है ये नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ समझना है दोस्त, सिर्फ समझना है। 2015 का क्वेश्चन हो गया, वहीं आपको 2019 का भी क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग 5 तो फैक्ट रट के जाओ। वो कब करेगा? अगली बार 6वां 7वां 8वां 9वां, और 9 रट लिया तो अगली बार 10वां दे देगा। हम क्या कर रहे हैं, एक बार कंसेप्ट बना लो, 1000 फैक्ट अपने आप गेस कर लो। 19 भी देख लो तुम लोग। हम हवा बात करते नहीं है, ठीक है। 20 लेक्चर पढ़ाएंगे लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर है, जिंदगी भर हमेशा के लिए हो गया। तो जो बच्चा आज नहीं, आज के 2 महीना बाद इस वीडियो को देखेगा, उसको भी समझ में आएगा कि रवि अग्रणी सर यहाँ पे कराए क्या है, ठीक है। अनअकैडमी में कौन कौन आपको पढ़ा रहा है आप खुद ही समझ है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम पूरे टीम की बात है। जो पूरा टीम आपको आके आईपीएल करा रहा है ना, ईमानदारी से कर लीजिए। इस बार वैसे भी सीट खूब है, 1000 से ऊपर चली गई है, ठीक है। इधर आइए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 2019 का क्या पूछ रहा है। फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड, है ना। कह रहा है इनमें से कौन सा मेजरमेंट एस्टिमेशन है जो दूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा या सैटेलाइट के इमेजेस के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। पहला कह रहा है 2019 के आईएएस का पीटीएफ, फिर रिपीट मारा 15-19 में, लेकिन इस बार उदाहरण दूसरा दे दिया। भाई हम तुमको समझा रहे हैं, इस बार उदाहरण दूसरा दे दिया। क्या कह रहा है, क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। देख सकते हैं दोस्त, सैटेलाइट काफी करीब है, क्लोरोफिल कंटेंट वगैरह तक चेक कर लेगा। अरे ह्यूमिडिटी चेक कर लेगा, अरे प्रेसिपिटेशन चेक कर लेगा, अरे वेदर चेक कर लेगा, अरे टिड्डों का अटैक चेक कर लेगा, अरे तुम्हारे यहाँ पे डिजास्टर जो हुआ, फ्लड जो आया ना, वो सब पता कर लेगा। सुने नहीं थे राजस्थान में टिड्डा उड्डा का अटैक हुआ था, लोका चोका, सब सैटेलाइट इमेज देगा। सोचो, पेस्टिसाइड अटैक बता देगा, सब प्रोडक्टिविटी बता देगा यार, क्लोरोफिल के साथ साथ बताओ ये सब बता देगा, ठीक है। सोचो, जो नियर बाई सैटेलाइट का क्या फायदा, भले 24/7 तुम्हारा टीवी नहीं दिखाएगा, नहीं उससे ये बताओ। अब बताओ लोग, कोई डिजास्टर हुआ है, समझे ना, कोई डिजास्टर हो गया है। अब डिजास्टर हो गया है प्रभु, तो ये बताओ डिजास्टर होने के बाद कितने एरिया में नुकसान हुआ, क्या हुआ है, सब कितना एरिया कोस्टल एरिया पे नजर रख देगा। फ्लड आ गया है, क्या बर्बाद हो गया है, सूखा पड़ गया, कहाँ कहाँ पे बर्बाद हुआ है, सब सैटेलाइट देख लेगा। बाढ़ हो गया, कितने एरिया तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, पूरा का पूरा नुकसान हुआ, सब सैटेलाइट देख लेगा। बताओ, इवन यहाँ तक बता दें, सरकार जब अपनी प्लानिंग वानिंग करती है ना, वो 5 ईयर प्लानिंग ना बोलो, नीति आयोग है तो वही है, लेकिन नंबर सब बदल दिए हैं, ठीक है। उसमें किए क्या है सर, वो सब छोड़ो, सब हम लोग पॉलिटिकली वाले बातें नहीं करते, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, इस सब में करते क्या है, सरकार क्या करती है, इसी रिमोट सेंसिंग और पोलर सैटेलाइट का डेटा जब पाती है, उसी के बेसिस पर वो अपने अगला प्रोग्राम करती है। अच्छा इस बार 1 इतना बढ़ गया, अच्छा इस बार 1 इतना कट गया, अच्छा इस बार 1 को और बढ़ाना है, अच्छा कंपा वंपा जो आया है वो सब इन्वायरमेंट की चीज है, कंपा नामा ये सब उधर का है ना, इधर नहीं। तो ये सब कैसे किया जाएगा, सारा का सारा आपको सैटेलाइट बता रहा है, सारा का सारा। कई लोग सोच रहे हैं कि सर आप कितने 5 मिनट में 15 एग्जाम्पल अब बता दिए और लगे हाथों 2015-19 सब पेपर दिखाते हैं। हाँ प्रभु, अगर 23 में फिर ये हो, 22-23 में, तो समझ जाना हम तुमको लॉजिक बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ के कुकुर बिल्ली का नाम नहीं बता रहे हैं, जो तुम लोग बैठ कर सुबह कै किलो का है उपग्रह, कै बजे गया है, सुबह के टाइम था, उस समय धूप निकला तक नहीं निकला, तो जो पढ़ रहे हो अंधरिया जाओगे। हम सही बता रहे हैं, हमारे गाँव भाषा में कहते हैं अंधरिया जाओगे, ठीक है। इसको ठीक से, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन जब पढ़ाने मूड में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कहाँ है, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। देखो बहुत ध्यान देते हैं तुम लोग का, क्योंकि हमको पता है तुम लोग के माँ बाप जो बैठे हैं ना, सब बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि तुम पढ़ रहे हो कि ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, इसमें आप लोग की बहुत गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये सब अपना अपना डेस्टिनी है, इसको हम लिख देते हैं क्या है, डेस्टिनी, DESTINY, है ना तो भाई हम भगत सिंह हैं, ना तो आप भगत सिंह है ना। हम लोग सिर्फ यही है कि उन लोग को आदर्श मान के अपना काम ईमानदारी से करें, बस। चलिए, ये सब डेस्टिनी है। तो ये बताओ, तुम लोग को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बढ़िया समझ में आ गया है। नीचे खट 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 लिखना हम बता रहे हैं, ठीक है। जितना बढ़िया नीचे मैसेज लिखोगे उतना ही अगला लेक्चर और बढ़िया आएगा, तुम लोग को बताते हैं। और हम हर किसी का मैसेज देखते हैं, जो तुम लोग का प्यार है वो हमको दिखता है, और गालियाँ अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अवॉइड करते हैं कि गालियाँ वालियाँ जो आने होती है, उससे क्या होता है, निगेटिव ऊर्जा आती है। और हमेशा ध्यान रखो, आप लोगों के साथ भी होना चाहिए, जो आपकी तारीफ करे, आपके भले के लिए काम करे, आपको बूस्टअप करे, उसका ध्यान दीजिए। कुछ लोग हमेशा घर परिवार में भी ऐसे होंगे जो आपको हमेशा निगेटिव बोलें, अवॉइड कीजिए।
भाई बड़े हैं तो रिस्क भी तो करना, तो अवॉइड कीजिए, मुंह न लगा कीजिए, ठीक है। इसमें आपका दिमाग खराब हो तो आपकी ऊर्जा कम होती। चलिए, रिमोट सेंसिंग हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम लोग पोलर सैटेलाइट कहते हैं, बहुत बढ़िया। क्यों कहते हैं? एकदम सर पोलर पोजीशन में होता है, एकदम यूं वाले पूरा पे पोल 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 वाला सर जो आप बताए थे, बहुत बढ़िया। और इसकी सैटेलाइट की दूरी क्या होती है सर? आप बताए थे पोलर जो होता है बहुत करीब होता है, लियो पर होता है, और लियो की दूरी कितनी होती है सर? आप बताए थे 50 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पीछे के लेक्चर में तुम लोग को बोल दिए थे आप अंतरिक्ष में है प्रभु, इसका मतलब क्या है? आप पधारो हमारे अंतरिक्ष में, है ना, पधारो गुजरात में। हम अगर वो बोले पधारो अंतरिक्ष में, तो पधारो अंतरिक्ष में का मतलब क्या हुआ? पधारो 100 किलोमीटर के ऊपर। बहुत बढ़िया। हमको बताइएगा अंतरिक्ष 100 किलोमीटर के ऊपर जो हम बोलते हैं ऑफिशियली, वो कौन सी रेखा कहलाती है? नीचे हमको उत्तर में उत्तर चाहिए। वो कौन सी ऐसी लाइन है जिसके हिसाब से हम अंतरिक्ष को डिफाइन करते हैं? जो व्यक्ति मेरा लेसन नंबर 4 सुना होगा वो यहाँ पे पक्का उत्तर दे रहा होगा। और जो आज कूद कूद के छटक के पहले दिन आए हैं, है ना, वो बिल्कुल मुंह फुला दिए होंगे या फिर अजीब सा मुंह खोल दिए होंगे, है ना, कि सर ये पूछ के आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए देखते कौन व्यक्ति हमको आंसर देने वाला है कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां पर रिमोट सेंसिंग कर लिए हैं दोस्त। क्या कर लिए हैं? रिमोट सेंसिंग बढ़िया से कर लिए हैं, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग के बाद 2 और पढ़ना सुनो। एक सैटेलाइट हम लोग को पढ़ना है अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक हम लोग को जानना है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सा जानना है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ध्यान रखना, एक होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको कहते हैं EOS, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं इनसेट या जीसैट। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं इनसेट या जीसैट। ये 2 सैटेलाइट और है, पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन और दूसरा इनसेट या जीसैट, ठीक है प्रभु, ध्यान रखिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बहुत ही कमाल का सैटेलाइट होता है। असल में तुम लोग को एक चीज बताते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वैसा ही काम करता है जैसे कि प्रभु रिमोट सेंसिंग काम करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काम करते हैं, लेकिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से लाख गुना बेटर होते हैं, लाख गुना बढ़िया होते हैं, लाख गुना बेटर होते हैं। कौन? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से लाख गुना बढ़िया होते हैं, लाख गुना बेटर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। होता क्या है आपको हम लिए चलते हैं, जरा समझिएगा। होता ये है कि मान लो कोई फ्रैक्शनल चेंजेस देखना है, समझिएगा, ये हम तुमको लोग बता दें। मान लो कोई फ्रैक्शनल चेंजेस देखना है, कोई मिलीमीटर से भी कम चेंजेस में कोई चेंज हो जाए, मिलीमीटर में भी कोई चेंज हो जाए, तब वो ये बता देगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कि पृथ्वी के सरफेस पे किस हिसाब से बदलाव हो रहा है। तो फ्रैक्शनल चेंजेस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो अर्थ के सरफेस से फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन चेंज के लिए इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है, इसका उपयोग हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंजेस के लिए भी इसका उपयोग होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मान लो यहां तक लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक टाइप का मान तो प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये कहा जाता है, यहां तक न्यूज आया है कि ये फ्रैक्शनल चेंजेस में इस तरह की चीजों को भी डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर मान लो कोई लेक है, कितने एरिया में पानी है या पानी नहीं है, इसको चेक करेगा रिमोट सेंसिंग, लेकिन किस रेट से लेक सूख गया है, इंस्टेंट टाइम चेंजेस में क्या क्या हो रहा है, भैया ये काम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की नजर में रहेगा। अब आपको बढ़िया से हमने उत्तर समझा दिया। चलिए वो सब छोड़िए, वो सब आपको आगे फिर बताया जाएगा कभी, यहाँ पर इतना बहुत है क्रैश कोर्स में। और समझिए और समझिए और समझिए, असल में आप लोग एक प्रोजेक्ट का नाम सुनेंगे, निसार प्रोजेक्ट। हम सबको एक राय देंगे, प्रभु एक काम कीजिएगा आप लोग, 14वां 15वां एक लेक्चर होगा जो यहाँ पर 2022-23 के लिए PT हम बना रहे हैं, उस पर निसार प्रोजेक्ट पर पूरी हम चर्चा की है, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका पूरा नाम है नासा, सुन लीजिए, नासा इसरो एस फॉर सिंथेटिक, एस का पूरा नाम क्या है? सिंथेटिक, ए है अपर्चर, देखिएगा, ए फॉर अपर्चर और आर फॉर क्या है? आर फॉर है रडार, ठीक है, आर फॉर है रडार। तो ये हो गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये चीज़ है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ बता रहे हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये चीज़। अब जरा समझना, असल में क्या है, यहाँ पर नासा का मतलब हो गया अमेरिका, इसरो का मतलब हो गया इंडिया, दोनों मिलकर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का निर्माण कर रहे हैं, सो कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये टारगेट है कि 2022 तक तो नहीं मान लो, लेकिन 23 तक पक्का ये बना के भेज दिया जाएगा। और ये इतना मजेदार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जिसको हम असल में कहाँ भेजने वाले हैं? पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे। कहाँ भेजने वाले हैं? पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखिए, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, हम तुम लोग को बताए हैं, है ना, बहुत बढ़िया ऑर्बिट होता है। और ये पिक्चर लेने के लिए अर्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, अर्थ के सरफेस का।
पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हर किसी को पता होगा, ठीक है। सन सिंक्रोनस है, कभी कभी मार्कर चलता नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ना चले चले, लेकिन कोई भी विपत्ति हो हम लोग यही तो भारतीय कहलाते हैं, किसी भी स्थिति को अनुकूल करने की क्षमता रखते हैं। चलिए पोलर सन सिंक्रोनस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही है। और ये निसार प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी काम चल रहा है। और निसार प्रोजेक्ट पे यूट्यूब सेशन पर जाइए, यूट्यूब सेशन पे जाइए और रवि अगर निसार प्रोजेक्ट डालिए, आपको ये यूट्यूब सेशन पे अनअकैडमी पर निसार मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ टाइम ना बर्बाद करने दीजिए, 15-20 मिनट का लेक्चर है, सुन लीजिएगा निसार प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, नीचे लिख देना कि सर हम सुन लेंगे, ठीक है, एकदम सर। हाँ, ऊपर से जो काम करेगा हमको पसंद नहीं है बच्चा, ठीक है। इनसेट और जी सैटेलाइट, देखिए इनसेट और जी सीरीज सैटेलाइट क्या होता है तुम लोग कहीं बता दें। इस सैटेलाइट को हम लोग मल्टीपर्पज सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट है। ये क्या है, ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट है। क्या बोलते हैं, ये एक मल्टीपर्पज मतलब बहुआयामी सैटेलाइट है, बहुत सारे काम करता है, मल्टीपर्पज सैटेलाइट है, ठीक है। होता क्या है, इसका काम क्या है मल्टीपर्पज सैटेलाइट का, सुन लेना। ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट बहुआयामी उपग्रह क्या कराता है, समझिए, ठीक है। ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट क्या है समझिएगा, बहुआयामी उपग्रह क्या है समझिए। होता यह है दोस्त, बहुत सारे काम करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, खोज और बचाव काम करना है, ठीक है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करेगा, खोज एवं बचाव बोलते हैं, RESCUE, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको RESCUE है ना, CUE। इसमें होता क्या, मैंने बोला था 24/7 ये उपग्रह किसी एरिया के लिए काम करेगा। तो 24/7 में टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, ये सारा का सारा काम कर देगा 24/7, है ना, सारा का काम कर देगा 24/7। ये ध्यान रखेगा, मल्टीपर्पज सैटेलाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये और आपको पता है ये पूरा का पूरा हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यही मैनेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको पहले ही बता दूं, आपको आगे बताऊंगा, हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें से 95% से ज़्यादा पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है। कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा, वो ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है ना। लगभग 9% जो है, जिसमें स्टारलिंक आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, जो सैटेलाइट द्वारा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो सैटेलाइट द्वारा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर बात करूंगा मैं, ठीक है। और इसमें आपको एक बात और बता दूं, इनसेट जीसेट सीरीज़ में जो इंडिया गवर्नमेंट है ना, सरकार, वो ये भी प्रोग्राम वगैरह बनाते समय इसका हेल्प लेती है। अरे भाई, जो इंडिया के मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, तुम्हारा ये मान लो क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ वेदर फोरकास्टिंग मान लो, मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सब के सब डिपार्टमेंट जो है, ये सब इसका डेटा लेते हैं इनसेट जी साइट का, और इसके बेसिस पर अपने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के साइट पर ना डेटा अपडेट करते हैं। यस, ये सारी चीज़ें भी इसकी मदद से होती है। तो चलिए दोस्त, इतना ही आज के लिए। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग लॉन्च व्हीकल वगैरह के कॉन्सेप्ट को करेंगे। थोड़ा आपको वो स्क्रैमजेट इंजन के बारे में बता दूंगा, थोड़ा GSLV Mk3 वगैरह बता दूंगा, काफ़ी पॉपुलर रहा है, काफ़ी उससे गगनयान वगैरह की बात हो रही है, गगनयान वगैरह को थोड़ा बता दूंगा। उस पर भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, जहाँ जहाँ वीडियो है वहाँ पर आप मेरे को रुकवाइए रहे, ठीक है। अच्छा खासा आपका तैयारी यहीं पर हम करा दे रहे हैं, दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो चलिए दोस्त, अंत में PDF के लिए यहाँ से जाइए ले। PDF के लिए कोई ऐसा है नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको यहाँ सामने लिख ही रहे हैं, तो यहाँ कोई PPT लिखा है तो दे नहीं रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल लगना चाहिए एकदम सर आपके फेस टू फेस क्लास दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से PDF ले ही लीजिए। unacademy.com/ravi_p2010 पर मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है ही है, यहाँ पर आप जाके कोई भी कोर्स ले ही सकते हैं। अनअकैडमी पे कोर्स ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिए। इस कोड को यूज़ करने से ये होगा कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आप यहाँ जा सकते हैं, और लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम पर आपको, या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आप जा सकते हैं, आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाता है। एक ट्यूटर होता है जो आपके साथ जुड़कर आपकी हेल्प करता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस से मदद करता है, स्टडी प्लानिंग में हेल्प करता है। ओपन हाउस में एजुकेटर के साथ आप जुड़कर यहाँ पर अच्छी खासी डिस्कशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है प्लस और प्लस के साथ आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपको अगर लेना है तो रवि UPSC कोड पर अगर जाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट। इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। कौन सा क्या यूज़ करना है, रवि UPSC कोड, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ आपको बता दूं, अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, और 0% इंटरेस्ट रेट पे आप लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। फाइन। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी आपको देता है, सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। बुक योर सेशन नाउ, यहाँ पर आइए, बुक कर लीजिए, और आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा एक मेंटोर की मदद से 1:1 है ना, एक के साथ आपके साथ आराम से मिलकर आपके डाउट्स क्लियरिंग किए जाते हैं, आपके लैंग्वेज में कोशिश की जाती है यहाँ पर। लेकिन आप स्लॉट को पहली तरफ बुक कर लीजिए, ताकि आपके साथ आराम से यहाँ कनेक्ट हो सके हम लोग। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, जहाँ 5
सब्जेक्ट को लेकर 5 दिन मंडे टू फ्राइडे ठीक 10 बजे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। 2022 की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर हो जाती है। 15 मिनट में 15 प्रश्न को लेकर आप हमारे साथ यहाँ जुड़िए, है ना, जहाँ आप हमारे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। पूरा MCQ आधारित होता है, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और प्लस आपके जो कंसेप्ट और फैक्चुअल दोनों क्वेश्चन होते हैं, दोनों तरह की चीज़ों का यहाँ पर समावेश करके पूरा टेस्ट पेपर बनाया जाता है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी CSC के लिए है। 15 मिनट से 15 प्रश्न लेकर हम आपके सामने होते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में है ये। हिंदू और CSAT दोनों ही तैयारी आपकी हो जाती है, अलग अलग दिन अलग अलग समय। जो हमारे जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं। साइंस टेक के कोर्स ऑलरेडी जो 21 दिसंबर से चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। साइंस टेक के बाद अब इन्वायरमेंट का कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि 10 मार्च से प्लस पर स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे साथ प्लस पे जुड़े रहें और आपका अच्छी खासी तैयारी साइंस और इन्वायरमेंट को लेकर 30 से 35 प्रश्न की मैं आपको करा दूंगा विद ऑल करंट अपडेट्स। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी CSC का जो बैच है वो जस्ट अभी 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें अभी आपका कुछ ऐसा छूट नहीं रहा है, इसको अभी पूरा कर सकते हैं आप। बूस्टर बैच है, प्रीलिम्स बूस्टर बैच, और इसके अलावा हिंदी मीडियम का भी 2023 का बैच है। तो प्रीलिम्स 22 का बूस्टर बैच है, बहुत तेजी से यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपकी भी प्रिपरेशन बची हुई है तो आप यहाँ कर सकते हैं अंडर दिस 2023 के लिए हिंदी मीडियम में। अगर आप किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको किसी तरह की दिक्कत है, आपको प्रिपरेशन जर्नी में कोई दिक्कत आ रही, कंफ्यूजन है, या सब्सक्रिप्शन लेने में कोई क्वेरी है, या फिर कोई लेटेस्ट ऑफर जानना है, तो आप इन सब के लिए दिए गए नंबर पर 7825860259 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप रवि UPSC कोड जरूर दे दीजिएगा, जिससे हो सकता है मैं भी आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकता हूँ। अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। और चलिए दोस्त